हेलो स्टूडेंट्स। और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th के बेसिक मैथमेटिक्स के पार्ट के ऊपर। तो बेसिक मैथमेटिक्स, जैसे ही हम क्लास 11th की शुरुआत करते हैं तो क्लास 11th में जो हमारा फिजिक्स का लेवल होता है वो 9th 10th के लेवल के कंपैरिजन में थोड़ा सा ऊपर जाता है। तो उस लेवल पे जाने मतलब उस लेवल पे फिजिक्स सीखने से पहले हमको सबसे पहले मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ती है। हम फिजिक्स में करते क्या है, हम फिजिक्स में जो हमारे आसपास साइंस चल रही है, जो भी चीज़ चल रही है, जैसे मैंने ये पेन है, ये पेन को पकड़ रखा है, इसमें भी फिजिक्स है। इस पेन को मैंने छोड़ा है, ये गिरेगा, इसमें भी फिजिक्स है। किसी भी मतलब ये जो है फिनोमिनाज हैं फिजिक्स के, इन फिनोमिनाज को जब हम मैथमेटिकल फॉर्म देने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे मैथ्स आएगी। कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है उसमें मैथ्स आएगी, कोई भी दो नंबर को ऐड करना है उसमें मैथ्स आएगी, कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करना है उसमें मैथ्स आएगी। और हम थोड़ा हायर लेवल पे मैथ्स का यूज करते हैं जैसे ही हम 11th में एंटर करते हैं, तो उस मैथमेटिक्स को सीखना जरूरी होता है बिफोर वी एंटर इनटू फिजिक्स ऑफ 11th क्लास। तो आज मैं वही मैथमेटिक्स का पार्ट कवर करने वाला हूँ जिसको हम कहते हैं बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। इसमें हम ये ध्यान रखेंगे कि हमें फिजिक्स में जितनी ज़रूरत है उतनी ही मैथमेटिक्स हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जो हमारे लिए फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको सीखे बिना फिजिक्स नहीं सीखी जा सकती। ओके, तो इसको हम चालू करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है फॉर फिजिक्स। ठीक है, तो इसमें अगर मैं बात करूं कि बेसिक मैथमेटिक्स में हमको क्या क्या पता होना चाहिए, वो सबसे पहला उसमें आता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री वो भी हम अगेन बेसिक सीखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है जो मैथमेटिक्स में आपको सिखाया जाएगा, उसका भी बेसिक ही सीखेंगे हम, जो हमें जितना हमें अगेन मैंने कहा फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड आएगा हमारे पास वेक्टर्स। ठीक है, और उसी में मतलब ये ही दोनों मेन पार्ट होते हैं। इसके अलावा हमारे पास ग्राफ्स वगैरह होंगे, ये सब हम सीखेंगे। ग्राफ्स ऑफ सम पॉपुलर फंक्शन। ठीक है, उसके अलावा हमको सीखना है, मतलब ये इसी ऑर्डर में सीखेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, मैं आपको लिख दे रहा हूँ जो जो हमें सीखना है। ठीक है, इसके अलावा हमको मेन सीखना है कैलकुलस, और कैलकुलस में दो पार्ट आते हैं। एक आता है हमारे पास डिफरेंशिएशन और दूसरा होता है इंटीग्रेशन। ये इतना हमको बेसिक मैथमेटिक्स में सीखना होता है बिफोर वी एंटर इनटू एक्चुअल 11th फिजिक्स। ओके, तो इसमें आज जो मैं चालू करने वाला हूँ वो है ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट। ठीक है, ओके। तो आते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री में। ओके, ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हम जो डील करते हैं वो डील करते हैं एक ट्रायंगल की मैथमेटिक्स से। ओके, देखते हैं। जनरली इसमें जो हमारे पास सारे फॉर्मूले बनाए गए हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से बनाए गए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही डिफाइंड है। वो ट्रायंगल के लिए डिफाइंड है, लेकिन जो हमारे पास फॉर्मूले आते हैं उसमें राइट एंगल ट्रायंगल का बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैं सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ही ड्रॉ करता हूँ, जो कि आप ऑलरेडी जानते होंगे। तो ये हमारे पास एक बेसिक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल होता है। लेट अस से मैंने इसको नाम दे दिया ए, बी और सी। ठीक है, इसमें भी अगेन टर्मिनोलॉजीज हैं, जो कि क्या होता है, जो ये नीचे वाली साइड होती है हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, बेस। ये सामने वाली जो साइड होती है उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। अच्छा, बेस और परपेंडिकुलर भी इस पे डिपेंड करेगा कि हम किस एंगल के लिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट कर रहे हैं। चलो ठीक है, वहीं से सीखते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक बेसिक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसमें दो एंगल्स होगा, ये हमारे पास हो गया, लेट अस से मैंने इसको थीटा बोल दिया और इसको मैंने फाई बोल दिया।
एंगल सी को। ठीक है, तो साइंटिस्ट मतलब मैथमेटिशियंस ने क्या किया, इसके लिए कुछ रेशियोज वगैरह निकाले, इसकी स्टडी की, बहुत सारे मैथमेटिशियंस लगे रहे और उनकी अलग अलग ख्यातियाँ हैं, अलग अलग उन्होंने उसके बारे में स्टडीज कर करके रिजल्ट दिए, हमको उसमें से कुछ रिजल्ट्स को सीखना होता है। तो इसके लिए आप लोगों ने पढ़ा ही होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूँ कि ये सब होता है। ऑल्दो आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप यहाँ पे बहुत ही ध्यान से सुनिए इसका मतलब क्या है। लेट अस से मैं मान लेता हूँ अभी के लिए मैं ये वाला एंगल लेके चलता हूँ ए, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ओके, तो मतलब मैथमेटिशियंस ने क्या किया, उन्होंने मतलब जो भी स्टडी की उन्होंने ये पाया कि जब भी हम किसी एक एंगल को ले लेते हैं, इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ये एंगल कुछ भी हो सकता है, जब भी हम इस एंगल को लेंगे और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो इसमें जो ये वाली साइड है, किसी भी दो साइड के रेशियोज को उन्होंने निकालना चालू किया। मतलब जो मैथमेटिशियंस है, कुछ मैथमेटिशियंस ने किसी एक पर्टिकुलर एंगल के लिए दो साइड्स के रेशियोज को निकालना चालू किया और उन्होंने मतलब क्या कह सकते हैं, मैजिकली ये पाया कि वो रेशियो, अगर ये एंगल फिक्स है तो वो रेशियो चेंज नहीं हुआ, प्रोवाइडेड ये ट्रायंगल चाहे ऐसा हो या फिर मैं इसकी इस साइड को एक्सटेंड कर दूं और इस साइड को एक्सटेंड कर दूं और इस तरीके से एक नया ट्रायंगल बना लूं, कीपिंग दिस एंगल फिक्स। कौन सा एंगल फिक्स बेटा, ये वाला एंगल फिक्स रखते हुए अगर मैंने एक ट्रायंगल ये बनाया यहाँ पे, या फिर मैंने यहाँ पे एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तो यहाँ पे एक नई साइड आई या ये वाली साइड आई या ये वाली साइड आई, तो हमें क्या पता है, ये वाला छोटा ट्रायंगल या ये वाला ट्रायंगल या ये वाला ट्रायंगल, ये क्या होंगे, सभी सिमिलर होंगे। तो अगर मैं इस एंगल को फिक्स रखूं और ये वाली साइड और ये वाली साइड का रेशियो निकालूं, चाहे मैं इसको एक नया नाम दे देता हूं सी डैश और इसको नया नाम दे देता हूं बी डैश, सी डैश बी डैश और ए बी डैश का रेशियो निकालूं, तो ये दोनों क्या मिले, सेम मिले। मतलब उनको क्या मिला, सी बी डिवाइडेड बाय ए बी इसके बराबर मिला सी डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी डैश। तो ये एक मतलब रिजल्ट बन गया। तो इसी रिजल्ट को नाम देते हुए उन्होंने क्या कहा, जब तक ये एंगल फिक्स है तो ये रेशियो बराबर मिला और ये रेशियो चेंज नहीं होगा जब तक ये एंगल चेंज नहीं होगा। तो इस एंगल को उन्होंने मतलब इस रेशियो को एक नया नाम देते हुए उन्होंने कहा कि इसको बोला कि ये थीटा जो भी है इस एंगल के लिए निकाल रहे हैं, तो इसकी जो अपोजिट साइड है इसको उन्होंने नाम किया परपेंडिकुलर। और इससे जो लगी हुई साइड है उसको क्या नाम दिया बेटा, बेस। ओके, तो तीसरी साइड को क्या नाम मिला, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। तो उन्होंने ये पाया, अभी हमने कौन सा रेशियो निकाला है, ये BC और BA का, तो ये परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है। तो ये क्या आया बेटा, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। इसी को एक नया नाम देते हुए उन्होंने, हर बार का परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन लिखेगा, तो उन्होंने एक नया नाम दे दिया जिसको उन्होंने बोला साइन टैन ऑफ। उन्होंने नाम क्या दिया इस रेशियो को, टेंजेंट। इसका एक्चुअली फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, टेंजेंट। इस रेशियो को नाम दिया टेंजेंट। तो उसको हर बार टेंजेंट ऑफ थीटा ना लिखते हो, हम क्या लिखते हैं बेटा, टैन थीटा। इसी तरीके से जो अब मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, अब मैं अगर मान लो इन दोनों मतलब ये तीन में से किसी भी दो को उठाऊंगा तो एक बार परपेंडिकुलर बेस बनेगा, एक बार परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बन जाएगा, एक बार क्या बन जाएगा, बेस और हाइपोटेनियस। ठीक है, उसी के साथ उल्टे रेशियोज भी बना सकता हूं, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन बेस और बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से हमारे पास कितने रेशियो डिफाइन हो सकते हैं इन तीन साइडों से, 6 रेशियोज डिफाइन हो सकते हैं। उन 6 रेशियो को अलग अलग नाम दिया जाता है जिसको हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं उनको डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, साइन ऑफ थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, साइन ऑफ दिस थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, BC और हाइपोटेनियस क्या है, AC। इसी तरीके से कॉस ऑफ थीटा क्या डिफाइन होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है यहाँ पे हमारे पास AB और हाइपोटेनियस क्या है, AC। और इसी तरीके से अगर मैं तीसरा रेशियो डिफाइन करूं जो कि मैं ऊपर लिख चुका हूं, tan थीटा, तो tan थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। इसी तरीके से अगर हम देखें उल्टे रेशियोज कर दें तो इसी का इनवर्स हो जाता है। अगर मैं sin cos tan cosec ऑफ थीटा डिफाइन करूं तो वो हो जाएगा
हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। कॉसेक सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, तो वो हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है। और तीसरा रेशियो क्या हो जाएगा, जो tan थीटा का उल्टा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, cot थीटा। तो cot थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो उसके करस्पॉन्डिंग हम यहां से ट्रायंगल से साइड उठा के रख देते हैं और वो रेशियो निकाल देते हैं, ठीक है। ये इस पे डिपेंड करेगा कि परपेंडिकुलर किसको बोलेंगे या बेस किसको बोलेंगे, वो इस पे डिपेंड करेगा कि इन दोनों एंगल्स में से हम रेशियो किस एंगल के बेसिस पे ले रहे हैं, ठीक है। जिस भी एंगल को हम, जिस भी एंगल के लिए रेशियो निकालेंगे उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाएगी और उसकी एडजेसेंट साइड क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी। और तीसरा जो लॉन्गेस्ट साइड है वो हमेशा हाइपोटेनियस कहलाएगा और ये उस तरीके से डिफाइंड, ठीक है। अब ये हमने पढ़ लिया, ये सब हो गया। उन्होंने मैथमेटिशियंस ने एक क्या बना दिया, तरीका बना दिया कि इस चीज को ऐसे हमको लिखना है या रिप्रेजेंट करना है। तो उसके बेसिस पर ही उन लोगों ने क्या किया, फिर वही अपना जीवन लगाया, जीवन का कुछ समय दिया और अलग अलग एंगल्स के लिए इन सभी रेशियोज की वैल्यूज भी निकाली एक ट्राइंगल बना के, जिसकी कुछ वैल्यूज को हम याद करते हैं। आपको याद होगा ये, यहाँ पे अगर मैं टेबल की बात करूं तो यहाँ पे जैसे मैं साइन थीटा लिखूं, यहाँ पे कॉस थीटा लिखूं और यहाँ पे टेन थीटा लिखूं, और यहाँ पे हम कुछ एंगल्स जैसे लिख लें कि 0 डिग्री, ये आपको याद होगा है ना, 30 डिग्री। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या होता है 45 डिग्री है ना, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसके लिए डिफाइन करते हैं। तो इसके अलावा हमें जब हम 11th में एंटर करते हैं बेटा तो दो एंगल और बढ़ जाते हैं हमारे पास। तो बीच में एक हमारे पास आता है 30 के बाद 37 डिग्री, ये भी हमको एक नई वैल्यू इंट्रोड्यूस होती है जो कि हमको याद करनी होती है, ठीक है। अदर देन व्हाट वी रिमेंबर फ्रॉम 9th 10th क्लास, ये एक नई वैल्यू हमारे पास इंट्रोड्यूस होती है। यहाँ पे इसके बाद आएगा 45, यहाँ पर हमारे पास आएगा 60 डिग्री और यहाँ क्या आएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ पे, ये ट्राइंगल की अब हमको जरूरत नहीं है। ये इसके पीछे की मतलब एक्सप्लेनेशन है कि ये साइंस डेवलप कहाँ से हुई, मैथमेटिक्स डेवलप कहाँ से हुई, ठीक है। ओके, तो इन एंगल्स की वैल्यूज को मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ जो कि आप ऑलरेडी जानते हो। जो अच्छा यहाँ पे एक बीच में एंगल छूट गया, हमारे पास 37 का एक और एंगल आएगा 53 डिग्री, फिर उसके बाद आएगा 60 डिग्री और फिर आएगा 90 डिग्री। जल्दी जल्दी मैं वैल्यूज लिख देता हूँ। तो साइन 0 कितना होता है 0, 30 डिग्री के लिए 1/2 होता है, 37 के लिए हमको याद रखना है तो ये नई वैल्यू हमारे सामने निकल जाती है जो कि होती है 3/5, 3/5। ओके, 45 डिग्री के लिए आप जानते हैं 1/√2 होता है। फिर ये इसके लिए हमारे पास निकल के आता है, तो ये एक 53 डिग्री के लिए जो साइन थीटा की वैल्यू निकल के आती है वो आती है बेटा 4/5, ये हमको याद करना है नई वैल्यू, ठीक है। 60 डिग्री के लिए कितनी निकल के आती है 1, सॉरी यहाँ पे 1/2 हो गया, ये √3/2 आएगा, √3/2। और 90 डिग्री के लिए कितनी आती है 1, ठीक है। cos थीटा के लिए टेबल क्या कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं हम। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा √3/2। उसी तरीके से ये 53 डिग्री के लिए कितना आ जाएगा बेटा 4/5 आ जाएगा। 45 के लिए कितना आ जाएगा 1/√2। cos 37 डिग्री के लिए कितनी वैल्यू आ जाएगी 3/5। ओके, 30 डिग्री के लिए कितनी आ जाएगी 1/2 और 0 डिग्री के लिए कितनी आ जाएगी, सॉरी 90 डिग्री के लिए कितनी आ जाएगी 0, ठीक है। मतलब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल हमने बनाया था इसमें जैसे जैसे ये थीटा बढ़ता जाएगा, मतलब ये पहले दोनों एक ही होंगे, फिर ये जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा तो ये थीटा चेंज होता जाएगा। तो थीटा चेंज होता जाएगा तो परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस, इन सब की लेंथ चेंज होती जाएगी। इन सब की लेंथ चेंज होती जाएगी तो उनके रेशियोज भी क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। लेकिन अगर एंगल फिक्स रहेगा, मतलब एक बार एक एंगल यहाँ पकड़ लिया इसने, दो लाइन मतलब ये इस राइट एंगल ट्राइंगल में दोनों एंगल फिक्स हो गया तो ये रेशियो भी क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। tan थीटा क्या हो जाएगा, तो हमको एक रिलेशन और पता है कि tan थीटा क्या होता है sin थीटा और cos थीटा का रेशियो भी होता है, ये दूसरा फैक्ट है,
ठीक है, वो सब रिलेशंस हमारे पास प्रूफ हैं उनके, या मतलब हम निकाल सकते हैं, वो समय मैं नहीं दे रहा हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, तो यहाँ से हम चालू कर रहे हैं, जितना कर सकते हैं या जितना करना चाहिए उतना हमको सीखना है। tan थीटा क्या हो जाएगा, इन दोनों का रेशियो, ये 0 हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाता है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये 3/4 हो जाता है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाता है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये 4/3 हो जाता है बेटा, ये क्या हो जाएगा √3 और ये क्या हो जाएगा 0। इसके बाद हमारे पास टेबल होती है sin cos tan के इनवर्सेस की, तो मतलब 1 रेशियोज की, वो इनवर्स तो नहीं बोलना चाहिए एग्जैक्टली उसको, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एक अपने आप में अलग चीज होता है, ठीक है। तो 1/sin मतलब sin cos tan, cosec sec cot वो उल्टी वैल्यूज हो जाएंगी, कि 1 वाली वैल्यूज हो जाएंगी, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप सभी जानते हैं, ठीक है बेटा, इतना ओके। ठीक, चलिए तो इतना हो गया हमारे पास, ये हमने डिफाइन करना चालू कर दिया, मतलब यहाँ से मैथमेटिक्स का ये जो ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट है उसकी डेफिनेशन बनना चालू हुई थी। उस जमाने की बात सोचो, मतलब जब ये चीजें कोई बना रहा था उसने कितना दिमाग लगाया होगा। आज तो बनी बनाई है, हम तो सिर्फ उसको क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं कि जो हमारे पूर्वज, हमारे साइंटिस्ट, हमारे मैथमेटिशियंस लिख के चले गए, उनने क्या दिमाग लगा के क्या क्या इस दुनिया में बना के छोड़ दिया है, बस हमको उसको सीखना और उपयोग करना चाहिए। ठीक, आगे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में क्या आते हैं, कुछ स्टैंडर्ड रिलेशंस होते हैं, ये जो जितने भी हमने रेशियोज पढ़े इन सब में क्या होते हैं बेटा, कुछ स्टैंडर्ड रिलेशंस होते हैं, जिनमें से कुछ आप जानते हो, तो उनको हम कहते हैं प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर ऑफ एनी एंगल प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ द सेम एंगल हमेशा किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। किसी भी एंगल का साइन स्क्वायर और उसी एंगल का कॉस स्क्वायर का एडिशन हमेशा किसके बराबर मिलता है, 1 के बराबर मिलता है। ठीक है, क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू sec स्क्वायर ऑफ द सेम एंगल। ठीक है, तीसरे क्या होता है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा के बराबर। इसके बाद जो चौथी हमारे पास रिलेशन है, प्रॉपर्टी है, वो क्या होता है, साइन ऑफ a प्लस बी, दो एंगल का सम है और उसके ऊपर साइन का हमारे पास फंक्शन है, तो इसका क्या होता है, साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। ठीक है, पांचवा रिलेशन हमारे पास होता है साइन ऑफ a माइनस बी। तो इसको अलग से याद नहीं रखना होता है, मतलब इसके लिए मैं आपको बताऊं तो अगर आपको ये एक रिलेशन याद है तो आप ये रिलेशन तुरंत लिख सकते हो। वैसे चलिए ठीक है, इसमें सिर्फ माइनस का साइन आ जाता है, तो साइन a cos b माइनस cos a साइन b। ठीक है, सिक्स्थ रिलेशन हमारे पास होता है cos ऑफ a प्लस b, cos ऑफ a प्लस b, तो क्या हो जाएगा, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। और सेवेंथ रिलेशन हमारे पास होगा cos ऑफ a माइनस b, तो ये हो जाएगा cos a cos b प्लस साइन a साइन b। ओके, इसके बाद ऐसे ही हमारे पास आता है tan ऑफ a प्लस b, मतलब दो एंगल्स के सम वाले फॉर्मूले हमारे पास तीनों ही में, या सम और डिफरेंस वाले। ठीक है, तो tan ऑफ a प्लस b क्या हो जाएगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस
और इसी तरीके से अगर मैं नाइन्थ फॉर्मूला लिखूं जो कि हो जाएगा tan ऑफ a माइनस बी, ये क्या हो जाएगा tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। तो मैं जो कह रहा था आपको कि इससे ये फॉर्मूला लिखना या ये फॉर्मूला याद है तो इससे ये फॉर्मूला लिखना या ये याद है तो इससे ये फॉर्मूला कैसे लिखा जा सकता है, उसके लिए 3 छोटी वैल्यूज और हमको याद रखनी पड़ती हैं। अगर हमसे कोई बोले तो उसको हम 10th रिलेशन ही बोल देते हैं, ठीक है। तो साइन ऑफ, अगर कोई बोले साइन ऑफ माइनस थीटा, एक हम बोलते हैं साइन थीटा। अगर किसी ने बोला कि वही एंगल के आगे एक माइनस साइन लगा दूं तो उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा के बराबर होता है। अभी के लिए आप ये याद कर लो। एग्जांपल के लिए जैसे कोई मुझे बोले साइन ऑफ माइनस 30 डिग्री किसके बराबर आएगा, माइनस ऑफ साइन 30 डिग्री के बराबर, या क्या बोल सकता हूँ बेटा -1/2, ऐसे निकाल सकते हैं हम इसकी वैल्यू। प्लस साइन 30 तो हमको याद होता है, लेकिन साइन ऑफ -30 ये कुछ नया सीखने हमको मिल रहा है 11th क्लास में। तो क्या याद रखना है, साइन ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होता है बेटा, माइनस साइन थीटा। इसी तरीके से ये एग्जांपल है ना हमारे पास। इसी तरीके से 11th रिलेशन अगर मैं लिखूं cos ऑफ माइनस थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा, तो cos ऑफ माइनस थीटा में माइनस नहीं आता, वो cos ऑफ थीटा के बराबर ही होता है। एग्जांपल के लिए अगर किसी ने मुझसे कहा cos ऑफ सर cos ऑफ -30 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो मैं बोलूंगा बेटा cos 30 के बराबर। और cos 30 कितना होता है, √3 इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सर इसका यूज करते हुए ये कैसे आया, तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे हमारे पास क्या था, ए बी, मतलब बेसिकली ए और बी भी क्या है बेटा, एंगल ही। उसको मैं थीटा नाम दूं, ए नाम दूं, बी नाम दूं, अल्फा नाम दूं, बीटा नाम दूं, क्या नाम दूं, उससे फर्क नहीं पड़ता, प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, नाम से प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। तो अगर मैंने ए रखा और बी रखा, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, मैं यहीं पे करके दिखा रहा हूं आपको, है ना। ए माइनस बी लिखा था तो ए प्लस ब्रैकेट के अंदर अगर मैंने इसको ऐसे माइनस बी लिख दिया तो मैंने कोई गुनाह कर दिया क्या, ये अभी भी ए माइनस बी लिखा है ना। मतलब इसमें से एक एंगल क्या हो गया ए और दूसरा एंगल क्या हो गया माइनस बी। एक एंगल क्या हो गया ए और दूसरा एंगल क्या हो गया माइनस बी, जिनके सम के ऊपर क्या लगा हुआ है, साइन का फंक्शन लगा हुआ है। तो इसको ये इसके ऊपर ये वाला फॉर्मूला में लगा सकता हूं, है ना। इस एक्सप्रेशन के ऊपर ये वाला, बेसिकली सम लिखा है ना दो एंगल्स का, ठीक है, दो एंगल्स का सम लिखा हुआ है। तो ये इसको कैसे इंटरप्रेट करेगा, इसको ये वाला फंक्शन कैसे इंटरप्रेट करेगा, ये बोलेगा साइन ऑफ पहला एंगल और साइन ऑफ कॉस ऑफ दूसरा एंगल। तो कॉस ऑफ दूसरे एंगल में ये क्या लेगा, इसको ये लेगा इसको माइनस बी। आप कंफ्यूज मत हो, ठीक है। चलो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, ये नीचे वाली चीज रख कर देता हूँ सब, ठीक है। ये इस तरीके से इसको हम अभी डील कर रहे हैं, इसको भी हमने उड़ा दिया, ठीक है। ओके, हम इन दोनों को इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इसको कैसे डील करेगा। तो ये बोलेगा ऐसे, है ना, ये हमें याद है सिर्फ। तो हमें इसमें क्या करना होगा, साइन ऑफ ए प्लस माइनस बी, इस तरीके से हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या बोलेगा, साइन ऑफ ए कॉस ऑफ माइनस बी प्लस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ माइनस बी। ये इसको इसी तरीके से ओपन करेंगे ना बेटा, आया ना। अब मैं ये वाली प्रॉपर्टीज लगा दूंगा, तो साइन ऑफ ए तो साइन ऑफ ए ही होगा, कॉस ऑफ माइनस बी, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा के बराबर ही होता है, तो ये कॉस बी ही बनेगा। समझ में आया, प्लस लगाया यहाँ पे, कॉस ए तो कॉस ए ही रह जाएगा, कॉस ए ही रह जाएगा। साइन ऑफ माइनस बी की वैल्यू किसके बराबर होगी, माइनस साइन बी के बराबर। ये क्या बन जाएगा, माइनस साइन बी, और माइनस यहाँ पे प्लस में मल्टीप्लाई करके इसको क्या बना देगा, माइनस। ये क्या बन जाएगा, साइन बी। तो साइन ऑफ ए माइनस बी अल्टीमेटली किसमें ओपन हो गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इस तरीके से ये ओपन हो। आई होप समझ में आ गया। ये आपको सीखना पड़ेगा, मैथमेटिक्स में ये चीज बहुत बाद में सिखाई जाएगी, आपको फिजिक्स में ही सीखनी रहती है। आप कहीं पे भी पढ़ लो, स्टार्टिंग में ये आपको फिजिक्स वाले ही सिखाते हैं, मतलब फिजिक्स के जो टीचर्स होते हैं वही सिखाते हैं मैथमेटिक्स, ठीक है।
ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसी तरीके से आप बाकियों में भी करके देख सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ये तीनों प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए, मतलब ये वाली जो हमारे पास है दूसरा, सॉरी ये दो है, इसके अलावा हमको एक tan के लिए और लिखना है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 12th प्रॉपर्टी लिखूंगा तो यहाँ पे tan ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर आएगा, वो माइनस tan थीटा के बराबर ही हमको मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये हो गया 12th फॉर्मूला हमारे पास। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं हम। अब इसके बाद आते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला या ट्वाइस एंगल फॉर्मूला। मतलब अभी मैंने लिखा साइन ऑफ ए प्लस बी, अगर मैं इसकी जगह कर दूं कि साइन ऑफ 2 थीटा, इस तरीके से एक फॉर्मूला आता है साइन ऑफ 2 थीटा, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो इसको निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, क्या मैं इसको लिख सकता हूं साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा, हाँ या ना, साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा। तो साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा क्या हो गया, इसको मैं एज अ क्या ट्रीट कर लूं, ए, और दूसरे एंगल को एज अ क्या ट्रीट कर लूं, बी। तो कहीं ना कहीं क्या बन गया, साइन ऑफ ए प्लस बी ही बन गया या नहीं बना, बन गया हमारे पास सर। तो अब मैं इसको क्या कर सकता हूं, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद करूंगा तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दोनों टर्म एक जैसे ही हो गया, तो साइन 2 थीटा किसके बराबर आएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर। तो ये एक हमारे पास अगला फॉर्मूला बन के आता है, साइन 2 थीटा की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले फॉर्मूला है, मतलब साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बहुत जगह पुट करेंगे। ठीक है, ओके। 14th फॉर्मूला जो हमारे पास निकल के आएगा वो आएगा कॉस ऑफ 2 थीटा का। अब जल्दी से बताओ, अगर दिमाग लगा लिया तो जल्दी से तेज बच्चे निकाल के बताएंगे। cos 2 थीटा में कैसे निकाल लूंगा, अभी जो ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखा सर tan a प्लस बी का, सॉरी cos a प्लस बी का, इसको मैं क्या लिख लूंगा, cos ऑफ थीटा प्लस थीटा। एक एंगल a बन जाएगा, एक एंगल क्या बन जाएगा, b। तो क्या बन जाएगा, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो cos a cos b माइनस sin a sin b। a और b दोनों की वैल्यू किसके बराबर है, थीटा के बराबर है कि नहीं है भाई, है ना। तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बन गया हमारे पास। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास कि cos 2 थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा के बराबर। इसकी मदद से भी हम बहुत वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, इसको अगर चेक करना है तो सबसे अच्छा क्या हो सकता है, जैसे किसी ने मुझसे कहा, मान लो मुझे cos 30 की वैल्यू याद है लेकिन cos 60 में भूल गया, मान लेते हैं, ठीक है, हो तो सकता ही, एग्जांपल करके देखते हैं। ठीक है, मेरे से किसी ने कहा कि भाई sin 60 की वैल्यू निकालो, तो sin 60 में क्या कर सकता हूँ, या मैं कह सकता हूँ sin ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 30, इस तरीके से लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, sin ऑफ 2 थीटा बन गया। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा। मतलब थीटा कुछ नहीं, मतलब ये थीटा इसकी वैल्यू है, मतलब ये बेसिकली हमारे लिए थीटा का काम कर रहा है उस फंक्शन के अंदर, समझ में। इसको क्या बोलते हैं बेटा प्यार से, इनको हम सबको बोलते हैं फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। sin थीटा cos थीटा tan थीटा, ये सब क्या है हमारे लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो इस फंक्शन के अंदर मैंने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो थीटा की जगह 30 डिग्री की वैल्यू आ गई। तो थीटा मतलब 30 डिग्री रखने पर ये साइन इसके ऊपर ऑपरेट करेगा। तो इसी की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब मान लो sin थीटा 30 और cos 30 दोनों की वैल्यू याद है मेरे को, तो sin 30 कितना होता है 1/2, cos 30 कितना होता है √3/2। ये 1/2 और 2 कट गया, तो ये कितना आ गया, √3/2 के बराबर ही आ गया। तो sin 60 किसके बराबर आ गया, √3/2 के बराबर। ठीक है ना, इस तरीके से भी निकाला जा सकता है। इसी तरीके से आप ट्राई करना, ये 2 थीटा का फॉर्मूला cos किसके लिए पुट करना, cos 60 की वैल्यू आप निकालना cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले से। ठीक है, ये आपके लिए खुद के लिए वर्क है, और चेक करके देखना कि सही आती है या नहीं आती। ये मैंने इसलिए एग्जांपल आपको दिया क्योंकि इसमें एटलीस्ट आपको वैल्यू पता है, तो ये चेक करने के लिए आपके लिए सबसे अच्छा है कि आपको ये फॉर्मूला लगाना आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा। ठीक है, तो अगली जो प्रॉपर्टी हमारे पास 14th
उसको हम देखते हैं, वो क्या आएगी बेटा, tan ऑफ 2 थीटा। ठीक है, तो इसको भी हम tan a प्लस बी के फॉर्मूले से कर सकते हैं। वहाँ पे आप देखना मेरे से एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला मैंने गलत लिख दिया है बाय मिस्टेक। मुझे थोड़ा सा मतलब जो ये कंफ्यूजन हो गया था, वो मैंने ऊपर वाला साइन और नीचे वाला साइन थोड़ा गलत लिख दिया। मैं एक बार और यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, tan ऑफ a प्लस बी जो होगा वो होगा, ऊपर प्लस आएगा, ये आएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ऐसा है। मतलब मैंने उसमें जो पहले लिखा था उसमें वहाँ यहाँ माइनस लगा दिया और यहाँ प्लस लिख दिया है। ठीक है, तो माय बैड, आई एक्सेप्टेड, है ना, गलती हो गई, उसको आप कर लेना, है ना, हम भी ह्यूमन बीइंग ही है ना। ठीक है, और यहाँ पे जो tan a माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा बेटा, वो बनेगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। मतलब जो साइन यहाँ पे वही ऊपर आता है, ये हमको याद रखना, उसका उल्टा साइन नीचे आता है। अब अगर आप वो tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा रख के भी चेक कर रहे होगे, कई बच्चों ने किया होगा, तो मैं ये भी बता दे रहा हूँ, है ना। अब आप चेक करोगे तो आपको सही मिलेगा। हम लोगों ने वहाँ पे चेक नहीं किया, नहीं तो गलती वही पकड़ में आ जाती। ठीक है, ओके, तो आप लोग इसको करेक्ट कर लेना अगर आपने वहाँ पे गलत कर लिया, तो मैंने भी यहाँ पे करेक्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं इस फॉर्मूले का यूज करते हुए आपको बताता हूँ tan 2 थीटा का फॉर्मूला कैसे बन जाएगा। tan ऑफ थीटा प्लस थीटा, देखो मैं इंग्लिश में भी जो बोल रहा हूँ tan ऑफ, मतलब हम tan निकाल रहे हैं किसका, इस एंगल का, इस तरीके से इसको इंटरप्रेट किया जाता है। ठीक है, तो tan ऑफ थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला लगा देंगे, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, a और b दोनों की वैल्यू थीटा के बराबर हो गई हमारे पास, तो ये कितना आ जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा के बराबर। tan 2 थीटा किसके बराबर होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसको एकदम दिन में आप 2-4 बार जाप करोगे तो आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से जो 15 फॉर्मूला हमारे पास आएगा, जल्दी से लिखते हैं, tan ऑफ अब ये थीटा माइनस थीटा तो नहीं बनेगा, ठीक है ना, थीटा माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसीलिए ठीक है, इसमें कोई और फॉर्मूला नहीं है। जो अगली प्रॉपर्टी याद आ रही है, ठीक है, उसमें जो हमारे पास हमने अभी cos ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा था, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, इसके अलावा और जो पॉपुलरली ज्यादा यूज किया जाता है cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले, वो हमको लिखना है। अब हम एक और रिलेशन जाते हैं, cos स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट कर दूं, और ये sin स्क्वायर थीटा एक और है हमारे पास, तो एक इसके बराबर जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा के बराबर भी बन जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं एक बार cos स्क्वायर को छोड़ के sin स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर दूं, cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के बराबर। इस ब्रैकेट को मैं ओपन करूंगा तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा के बराबर। तो cos 2 थीटा के हमारे पास तीन पॉपुलर फॉर्मूले हो गए, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, एक 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और तीसरा हो गया नहीं, ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनना चाहिए, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ओके, तो हम इस पे 2-4 एग्जांपल कर लेते हैं जल्दी जल्दी, तो इन सब की एक छोटी सी प्रैक्टिस हो जाएगी कि इनका यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, देखते हैं जल्दी, है ना, कुछ एग्जांपल्स उठाते हैं और देखते हैं कि आज जो हमने सीखा उससे हमारी जिंदगी में क्या अंतर आएगा। ठीक है, तो जैसे मेरे से कोई बोले, अभी तक मैंने जो वैल्यूज निकाली हैं, अब देखो आज मैं कुछ नया सिखाता हूँ उनको, है ना, कोई किसी ने मुझसे बोला कि साइन ऑफ 75 डिग्री की वैल्यू निकाल के बता, ये हमको नहीं आता, हमने याद भी नहीं किया,
लेकिन आज जो हमने सीखा उसकी मदद से हम ये 75 डिग्री को निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं और थोड़ा स्मार्टली सोचें। IITians आर बेसिकली स्मार्ट थिंकिंग, ठीक है, IITian बनना है, स्मार्ट थिंकिंग आनी चाहिए। अब मैं इस 75 का क्या करूं, दो हिस्सों में तोड़ूंगा ऐसे जिन दोनों की वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, जब मैं दो एंगल में तोड़ूंगा, देखो साइन ए प्लस बी अगर कुछ लिखूंगा तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी आएगा। तो ए और बी दोनों, साइन ए की वैल्यू पता होनी चाहिए, कॉस बी की वैल्यू पता होनी चाहिए, और साइन बी की वैल्यू और कॉस ए की वैल्यू, दोनों चारों वैल्यू मुझे पता होंगी, तब मैं जाके उसको ब्रेक करके कुछ लिख पाऊंगा। ठीक है, तो इस 75 को मुझे स्मार्टली दो एंगल्स में तोड़ना है जिन दोनों एंगल की वैल्यू मुझे पता हो। तो क्या होंगे वो एंगल, आई कैन ब्रेक 75 इंटू 45 प्लस 30। ऐसा अगर मैं तोड़ के लिख लूं तो मुझे 45 साइन 45 कॉस 45 भी पता है, साइन 30 कॉस 30 दोनों पता है, तो उसकी मदद से मैं साइन 75 की वैल्यू लिख सकता हूं। तो मैं इसको लिखूंगा बेटा साइन ऑफ, ब्रैकेट के अंदर 75 को तोड़ के क्या लिखूंगा 45 प्लस 30। इसमें से एक एंगल मेरे लिए किसका काम करेगा, ए का, और एक एंगल मेरे लिए किसका काम करेगा, बी का। साइन ऑफ ए प्लस बी जैसा हो गया ना। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी, बोल बोल के आपको लिखना है तब जाके याद होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। समझ में आया? दिस इज द ट्रिक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, हमें एंगल जो भी हमें दिया जाएगा वो कुछ ना कुछ ऐसा ही दिया जाएगा जिसको आप स्मार्टली दो एंगल्स में तोड़ सकते हो। ठीक है, तो बस ये तैयार हो गया हमारे पास। साइन 45 कितना हो गया 1/√2, cos 30 कितना हो गया √3/2 प्लस cos 45 कितना हो गया 1/√2, sin 30 कितना हो गया 1/2। सो सॉल्व कर लेंगे, नीचे एलसीएम हो जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 2√2, और ऊपर कितना आ जाएगा √3 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू आ गई साइन ऑफ 75 डिग्री। इसी तरीके से कोई बोले, चलो आप बताओ cos ऑफ 75 डिग्री की वैल्यू कैसे निकल जाएगी। तो दोबारा सेम, cos में क्या तोड़ लेंगे, सेम एंगल्स में तोड़ेंगे, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 30 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, 45 किसका काम करेगा, ए का, 30 किसका काम करेगा। वो कोई बोले कि सर ये उल्टा लिख ले, तो उल्टा लिखोगे तो उल्टे में भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a cos b माइनस sin a sin b, वैल्यूज पुट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1/√2, ये कितना हो जाएगा cos 30 √3/2 माइनस sin 45 1/√2 और sin 30 1/2। ठीक है ना, ये किसके बराबर आ गया हमारे, तो ये नीचे एलसीएम आ जाएगा 2√2, ये कितना हो जाएगा √3 माइनस 1, ये √3 माइनस 1/2√2 होती है cos 75 की वैल्यू। ठीक है, चलो तीसरा बताओ, अगर कोई बोले कि tan ऑफ 75 डिग्री, तो ये आपके लिए खुद का वर्क हो गया, ये आप निकाल के देखो cos tan ऑफ 75 डिग्री इसी तरीके से आप निकाल सकते हो। इसके साथ ही क्या निकाल सकते हैं, डिफरेंस वाले का डिफरेंस वाले फॉर्मूलाज का यूज करके देखो। अगर कोई मुझे बोले कि साइन ऑफ 15 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होगी, साइन ऑफ 15 डिग्री कैसे निकाल सकते हैं, तो मुझे दोबारा दो ऐसे एंगल से सोचना है जिनका या तो सम 15 डिग्री हो या डिफरेंस 15 डिग्री हो, और उन दोनों एंगल्स के साइन और कॉस रेशियोज की मुझको वैल्यू क्या हो बताओ। अब मैं 15 को अगर सम में तोड़ने जाऊंगा तो 60 डिग्री 5 डिग्री 8 डिग्री, इन सब की तो वैल्यूज ही नहीं पता मुझे। मतलब मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए कि मुझे इस 15 डिग्री को दो एंगल्स के डिफरेंस के बराबर लिखना पड़ेगा, तब मैं जाके शायद साइन 15 निकाल पाऊंगा। तो अगेन हमारे पास वही दोनों एंगल्स आएंगे, क्या मैं कह सकता हूँ 45 और 30 का डिफरेंस इसके बराबर होता है, 15 डिग्री के बराबर ही होता है। और 45 डिग्री में भी साइन कॉस की वैल्यू मुझको पता है, और 30 डिग्री में भी साइन कॉस की वैल्यू मुझको पता है। मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, साइन ऑफ 45 माइनस 30 डिग्री, 15 की जगह क्या लिख दिया 45 माइनस 30। तो इसमें ये 45 किसका काम करेगा, एंगल ए का, और 30 डिग्री किसका काम करेगा, एंगल बी का।
तो क्या बन गया साइन ऑफ ए माइनस बी, और साइन ऑफ ए माइनस क्या बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, इसकी वैल्यू मैं पुट करता हूं, तो ये क्या हो गया 1/√2 कॉस बी कितना हो गया √3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2, तो ये कितना आ जाएगा √3 माइनस 1/2√2। और देखना ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर आई है, इसके पीछे भी लॉजिक है। हमको क्या पता है, अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पता है ना, दोनों का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री। दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री है मतलब वो क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, अगर हम साइन की टेबल लिख लेते हैं तो कॉस की टेबल उल्टी क्यों हो जाती है, इसके पीछे भी यही रीजन है। क्या रीजन है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, तो अगर मैं एक का साइन लूं और दूसरे का कॉस लूं, मतलब मैंने जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब यहाँ पे एक एंगल क्या हो गया बेटा 75 और एक क्या हो गया 15, तो एक का अगर मैं साइन लूं और दूसरे एंगल का अगर मैं कॉस लूं तो दोनों की वैल्यू क्या आती है बराबर आती है। ठीक है, ये अगेन रिजल्ट है हमारे पास, तो क्या हमें याद रखना चाहिए। लगा मुझे साइन कॉस 75 की वैल्यू पता है तो मुझे साइन 15 की भी वैल्यू पता है, या साइन 15 की वैल्यू पता है तो कॉस 75 की वैल्यू पता है। अगेन क्या मैं ये कह सकता हूँ पांचवा, अगर कोई मुझे बोले cos ऑफ 15 की वैल्यू, तो सर जस्ट अभी आपने निकाली थी cos 15 की वैल्यू मैं किसके बराबर बोल सकता हूँ, साइन ऑफ 75 के बराबर आई, और साइन ऑफ 75 की वैल्यू कितनी आई थी √3 + 1/2√2। चाहो तो आप यहाँ से चेक भी कर लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा cos ऑफ 45 माइनस 30, इसको आप सॉल्व कर ले। ठीक है, तो किसके बराबर आएगी √3 + 1/2√2 के बराबर आएगी। ठीक है, अच्छा जल्दी से वाइंड अप करते हुए लास्ट ये मैं tan का एक फॉर्मूला आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, tan 75 तो आप खुद कर लोगे, यहाँ पे ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया। अगर मैं बोलूँ tan ऑफ 15 डिग्री, ठीक है, तो tan ऑफ 15 डिग्री अगेन किससे निकाल लोगे आप, tan ऑफ 15 डिग्री को भी हम दो एंगल्स के डिफरेंस के तौर पे लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा tan ऑफ 45 माइनस tan ऑफ 30, तो क्या बन जाएगा tan a माइनस बी, ये हो गया हमारे पास a, और ये क्या हो गया हमारे पास एंगल b, tan a माइनस बी, और क्या बताया मैंने, ये बन जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b के बराबर, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। जल्दी से वैल्यू रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस √3 1 माइनस 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इंटू 1/√3, तो ये क्या बन जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1 अपॉन ये √3 नीचे आएगा और नीचे क्या हो जाएगा √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3, ये कितना आ जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 + 1, जो कि अगेन किससे निकाली जा सकती थी, साइन 15 अपॉन cos 15 के रेशियो से भी निकाली जा सकती थी। यहाँ पे ये √3 + 1 के बराबर आएगा। ठीक है ना, ये मैं लिख देता हूँ, ये किसके बराबर आएगा √3 + 1 अपॉन 2√2 के बराबर आएगा। सॉल्व करके देख लेना आप लोग, है ना, तो ये हमारे पास। ठीक है, मैं एक और आपको जल्दी से ट्वाइस एंगल फॉर्मूले का एक एप्लीकेशन और करके दिखाता हूँ। अगर कोई मुझे बोलता 7 कि cos ऑफ 7.5 की वैल्यू निकाल के दिखाओ 7.5 डिग्री, ठीक है, अब हम बेटा आगे बढ़ रहे हैं, है ना, एडवांस की तरफ मतलब जा रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं। आज तक जो 9th 10th में हम सीखते आ रहे थे उससे आगे 7.5 डिग्री की निकाल के देखो, तो अब मेरा दिमाग दोबारा चलना चाहिए, क्या मैं इसको दो एंगल के सम में या दो एंगल के डिफरेंस में लिख सकता हूँ। तो हो सकता है मुझे कोई दो एंगल ऐसे नहीं मिलेंगे जिनके डिफरेंस में, क्योंकि मुझे हाफ 7.5 मतलब किसी भी एंगल में जिसकी वैल्यू मुझे याद है उसमें कभी भी ऐसा आता है साढ़े मतलब 35.5 या 30.5 ऐसा कुछ तो आता नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पे मुझे कुछ और सोचना है आउट ऑफ द बॉक्स।
तो मुझे ये दिखेगा कि 7.5 जो है वो 15 का मल्टीपल होता है, मतलब ट्वाइस एंगल या हाफ एंगल इस तरीके का। मतलब मैं cos 2 थीटा ऐसा या sin 2 थीटा इस तरीके का कुछ फॉर्मूला यूज करने की कोशिश मुझे करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, अगर मैं लिखूं cos ऑफ 15, इसको मैं निकाल रहा हूँ ना, तो क्या मैं कह सकता हूँ cos ऑफ 15 की वैल्यू मुझे जस्ट मैंने अभी निकाली। ठीक है, मतलब ये हमें रटनी नहीं है, लेकिन अगर कोई बोल दे कि cos ऑफ 7.5 निकालो तो उसके लिए जानना कैसे पड़ेगा, cos ऑफ 15 निकालूंगा मैं पहले और फिर cos ऑफ 7.5 निकाल पाऊंगा। ठीक है, तो cos 15 मैंने निकाल लिया, मैंने जस्ट अभी निकाला, उसकी हेल्प से मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा ना। cos 15 मैंने निकाल लिया, अब क्या मैं कह सकता हूँ cos ऑफ, इसको मैं 2 इंटू 7.5 लिख सकता हूँ। ये 7.5 मेरे लिए किसका काम करेगा, थीटा का। ये क्या हो गया, cos ऑफ 2 थीटा। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, ये किसके बराबर है, 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर। तो ये cos ऑफ 2 थीटा बेसिकली क्या है, cos 15 के बराबर ही है। तो cos 15 की वैल्यू कितनी, जस्ट मैंने अभी निकाली, √3 प्लस 1 अपॉन 2 √2। ये किसके बराबर है, इसके। ये किसके बराबर है, 2 इंटू cos स्क्वायर 7.5 माइनस 1 के बराबर है। इस एक्सप्रेशन को मैं सॉल्व कर लूँ तो cos ऑफ 7.5 की वैल्यू भी आ जाएगी। तो कैसे आ जाएगी, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊंगा 1 को, तो ये क्या बन जाएगा, 2 cos स्क्वायर 7.5 इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 1 प्लस √3 प्लस 1 अपॉन 2 √2, √3 प्लस 1 अपॉन 2 √2। इस 2 को मैं नीचे लेके जाऊंगा तो ये यहाँ से ही हटा देता हूँ, तो ये होल डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। और उसका क्या ले लूंगा, यहाँ से 2 हटा के यहाँ पे ऐसे अंडर रूट का साइन लगा दूँ। तो बेटा इस तरीके से हमें कैलकुलेशन करनी होगी, ऐसे नहीं कि हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। जैसे ही हम जेईई की तैयारी में एंटर करते हैं तो हमारा मकसद होता है क्वेश्चन को कम से कम समय में, कम से कम स्टेप्स में, कम से कम पेन चला के सॉल्व करना। इस तरीके से मैंने लिख लिया, इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। वो बहुत ही मतलब अच्छा सा नहीं आएगा, मतलब ऐसे आएगा, ठीक है, लेकिन मेरा मकसद था आपको सिखाना, जो कि आप सीख चुके हो। तो इस तरीके से हम इन फॉर्मूलेस का यूज करेंगे। इसके अलावा भी ट्रिग्नोमेट्री का कुछ पार्ट हमारे पास रह गया है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, जिसमें हम सीखते हैं कि जो एंगल्स हैं उनको कन्वर्ट कैसे करते हैं। जैसे अभी तक तो हम जिन भी एंगल्स का रेशियो जानते हैं वो है 0 से 90 डिग्रीज के बीच में। ठीक है, अब कोई हमको बोल दे cos ऑफ 300 डिग्री निकालो, या cos ऑफ 350 डिग्री निकालो, या sin ऑफ 350 डिग्री निकालो, तो बड़े बड़े एंगल्स के लिए sin cos tan के रेशियोज या cosec sec cot रेशियोज हम कैसे निकालेंगे वो हम अगली क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो इस क्लास के लिए इतना ही। ठीक है, पढ़ते रहिए, लगे रहिए, और आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।